टू द इंग्लिश क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस। और ये जो सिंथेसिस का टॉपिक है ये कक्षा 12 के अंदर है। इसके अलावा ये सिंथेसिस का टॉपिक आपके हर एग्ज़ाम में मिल जाएगा, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी परीक्षा हो, भर्ती परीक्षा हो, उसके अंदर सिंथेसिस का टॉपिक है। वो टॉपिक अलग अलग रूपों में मिलेगा। आप कंजक्शन का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी सिंथेसिस होता है, और पर्टिकुलर सिंथेसिस का टॉपिक जो होता है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सेंटेंस टाइप में भी आपको हर जगह सिंथेसिस मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कक्षा 12 के लिए तो डायरेक्टली फायदेमंद है ही है। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर के अंदर आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो जिसके अंदर इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज या एज ए फर्स्ट लैंग्वेज है, उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, सिंथेसिस। तो हमने अभी तक 3 तरह से सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा है सिंथेसिस के द्वारा। फर्स्ट था बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स, सेकंड था बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, और थर्ड हमने पिछली क्लास में ही किया था। पिछली क्लास में हमने थर्ड उसका टाइप किया था नाउन और नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर 4 बाय यूजिंग टू इन्फिनिटिव। ये चौथा तरीका है दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने का। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। इसमें हम टू के साथ इन्फिनिटिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब टू इन्फिनिटिव क्या होता है या इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, इस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, कोई भी क्रिया का बेस फॉर्म जो होता है उसको हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। जैसे गो, गो मीन्स जाना, तो इसको हम V1 कहते हैं, यानी कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। अब सेकंड फॉर्म जो होती है वो वेंट होती है, थर्ड फॉर्म होती है वो गोन होती है। गो, वेंट, गोन। इसके अलावा क्रिया की चौथी फॉर्म V4 जो होती है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या ING फॉर्म कहते हैं। तो गो की ING फॉर्म होती है गोइंग। और एक फॉर्म क्रिया की और होती है, उसको हम इन्फिनिटिव फॉर्म या टू इन्फिनिटिव फॉर्म कहते हैं, जिसमें टू के साथ V1 आती है। जैसे गो है तो उसकी इन्फिनिटिव फॉर्म हो जाएगी टू गो। ओके, तो इन्फिनिटिव फॉर्म का मतलब हो गया टू के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अगर टू के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आता है तो वो जो फॉर्म होती है उसको हम इन्फिनिटिव फॉर्म या इन्फिनिटिव्स कहते हैं। जैसे एक क्रिया लेते हैं हम गो, गो मीन्स जाना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, WENT, वेंट, वेंट मीन्स गया। और थर्ड फॉर्म होती है GONE, गोन, गोन मीन्स जा चुका। और फोर्थ फॉर्म होती है GOING, गोइंग। और एक इन्फिनिटिव फॉर्म होती है, उसको हम लिखते हैं टू गो। तो कुल मिला के ये 5 टाइप से वर्ब की फॉर्म्स बनती हैं। पहली है, इसको हम V1 या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। सेकंड जो फॉर्म होती है उसको हम V2 या क्रिया की सेकंड फॉर्म कहते हैं। ये पास्ट फॉर्म होती है, ये जो होती है ये पास्ट फॉर्म होती है ना। इसको हम पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं। अब थर्ड फॉर्म होती है जिसको हम V3 या इसका एक और नाम है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल हम पिछली क्लास में खूब पढ़ चुके हैं। तो पार्टिसिपल का मतलब होता है, यहाँ पर जो थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। और हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म हमने यूज की है पिछली क्लासेस के अंदर बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स में। हैविंग के साथ अगर V3 आती है तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। और ये ING फॉर्म होती है जिसको हम क्रिया की चौथा रूप कहते हैं, जिसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं। और ये है टू गो, इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव क्या होता है?
इन्फिनेटिव किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म से पहले अगर टू प्रीपोजिशन आ जाए तो उसको हम इन्फिनेटिव फॉर्म कहते हैं। जैसे टू गो, टू वॉक, टू लुक, है ना, देखना, चलना, तो ये इन्फिनेटिव फॉर्म है। तो सबसे पहले क्लियर हो गया कि इन्फिनेटिव फॉर्म किसे कहते हैं, किसी भी क्रिया की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करके हम इन्फिनेटिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, अब हम आते हैं वापिस अपने मूल टॉपिक पर, सिंथेसिस पर, कि इन्फिनेटिव फॉर्म का प्रयोग करके हम सिंथेसिस कैसे बनाते हैं या सिंथेसिस कैसे करते हैं। सिंथेसिस मीन्स दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक बड़ा वाक्य बनाना जिसमें टेंस बताने वाली क्रिया सिर्फ और सिर्फ एक होगी। हम कर रहे हैं पिछली क्लासों में, आप बहुत सारे उदाहरणों द्वारा इसको सीख भी चुके हैं कि सिंथेसिस में अगर सिंपल सेंटेंस को मिलाकर सिंपल सेंटेंस बनाना है तो टेंस बताने वाली यानी कि फाइनाइट वर्ब सिर्फ और सिर्फ एक होती है। चलिए अब हम देखते हैं कि टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम जब सिंथेसिस करते हैं तो किस टाइप के सेंटेंस होने चाहिए, किस टाइप से आपके परीक्षा में क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से सेंटेंसेस आएंगे जिनको मिक्स करके हम सिंथेसिस बनाएंगे तथा उनमें टू इन्फिनेटिव्स का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा, कब होगा, जब दो सेंटेंस दिए हुए होंगे और दोनों सेंटेंसेस में कुछ रिलेशन होगा, कुछ संबंध होगा। वो संबंध किस प्रकार से होगा आइए चेक करते हैं। सभी सेंटेंसेस में जो हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं या सिंथेसिस बनाते हैं उसमें कम से कम दो वाक्य होते हैं, तो हम दो वाक्यों को ही लेकर एक बार चलते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो कारण बताने वाला होगा, ओके, और सेकंड सेंटेंस यानी कि सेंटेंस टू होगा वो या तो परिणाम बताएगा या फिर कोई उद्देश्य बताएगा। तो इस टाइप से अगर दो सेंटेंसेस के बीच में संबंध हो और उनका कर्ता सेम हो यानी कि फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट वन और ये हो जाएगा सेंटेंस फर्स्ट का जो सब्जेक्ट होगा उसमें क्या होगा वो सब्जेक्ट वन हो जाएगा और सेंटेंस टू में जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट टू हो जाएगा। तो सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू एक ही होना चाहिए यानी कि सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। हम पिछली क्लासेज में चेक करते थे तो उसमें देखते थे कि सब्जेक्ट डिफरेंट है या सब्जेक्ट सेम है। अगर दो वाक्यों के सब्जेक्ट सेम है तथा पहला वाक्य कारण बताता है, पहले वाक्य की जो क्रिया है या एक्शन है वो कारण बनता है और दूसरे सेंटेंस की जो क्रिया है वो या तो परिणाम बताएगी या फिर जो कारण बता रहा है फर्स्ट सेंटेंस उसका उद्देश्य बताएगी। उद्देश्य या कारण जो परिणाम है वो हमेशा क्रिया ही बताती है। ओके, तो ये होते हैं। अब देखो कारण बताने वाले जो सेंटेंस होंगे उसमें या तो गुण या दोष इस टाइप से होगा, है ना, और जो परिणाम बताने वाले होंगे वो क्षमता या एक क्षमता यानी कि एबिलिटी या डिसेबिलिटी बताएगा। कैसे बताएगा हम उदाहरण करेंगे तो आपको एक एक करके उसमें जो भी टॉपिक क्लियर होता जाएगा हम उसको समझेंगे। उदाहरणों से ये एकदम स्पष्ट हो जाएगा। अब एक नोट है, आप इसको चेक कीजिए। इन्फिनेटिव्स का प्रयोग तब किया जाता है जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट बराबर सेम हो। ये हम पहले ही अभी डिस्कस कर चुके हैं कि इन्फिनेटिव्स का प्रयोग तब किया जाता है जब सेंटेंस वन का सब्जेक्ट यानी कि कर्ता और सेंटेंस टू का कर्ता दोनों एक ही व्यक्ति हो, एक ही वस्तु या स्थान जो भी हो एक हो, कर्ता एक होना चाहिए, सब्जेक्ट एक होना चाहिए दोनों सेंटेंसेस का। पहली कंडीशन ये है, तब हम टू इन्फिनेटिव्स का प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड, उनमें हमें दोनों सेंटेंसेस में रिलेशन देखना है, दोनों सेंटेंसेस में क्या संबंध है एक दूसरे से वो देखना है। तो अगर फर्स्ट सेंटेंस का यहाँ मतलब है दोनों में से कोई भी फर्स्ट आप ले सकते हो, यानी कि उसमें से एक सेंटेंस कारण बताएगा, यहाँ हम सब्जेक्ट सेंटेंस वन को कारण लिख रहे हैं,
हालांकि ये सेंटेंस 2 में हो सकता है और सेंटेंस 1 में परिणाम भी हो सकता है, क्योंकि सेंटेंस अपने आप में स्वतंत्र होता है। तो आपको पहले ये परिणाम या उद्देश्य बताने वाले सेंटेंस भी मिल सकता है, पहला सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस कारण बताने वाला या गुण दोष बताने वाला भी मिल सकता है। अब आपको सेंटेंस फर्स्ट किसको मानना है? जो कारण बताए, ठीक है। पहले बाद में आपके लिखा हुआ कुछ भी हो, जो कारण बताए उसको आपको सेंटेंस फर्स्ट मानना है, और जो परिणाम या उद्देश्य बताए उसको सेंटेंस सेकंड मानना है ना। तो यहाँ सेंटेंस फर्स्ट और सेकंड किसे कहते हैं मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। अब देखो, सब्जेक्ट सेम होगा, पहला वाक्य जो है वो कारण बताएगा, दूसरा वाक्य है वो परिणाम या उद्देश्य बताएगा। ये कंडीशन है सिंथेसिस बनाने के लिए टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करने के लिए। ओके, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके, तो अब हम देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल को करने से पहले एक ध्यान रखने योग्य बिंदु और नोट कर लेते हैं, वो है कि परिणाम या उद्देश्य बताने वाले सेंटेंस को इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि दो सेंटेंस होंगे, फर्स्ट वाला कारण बताएगा जिसमें गुण या दोष होंगे, सेकंड सेंटेंस के अंदर या तो परिणाम होगा या फिर फर्स्ट सेंटेंस का उद्देश्य होगा। तो हमें क्या करना है, जो परिणाम बताने वाला सेंटेंस है या उद्देश्य बताने वाला सेंटेंस है उस सेंटेंस पर अटैक करना है, उस सेंटेंस पर अटैक करना है। किससे? टू इन्फिनिटिव से। हमें सेंटेंस 2 में टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है या इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। क्लियर? कैसे करना है अभी चेक करते हैं। हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें टू इन्फिनिटिव का प्रयोग किस में करना है? सेकंड सेंटेंस। और सेकंड सेंटेंस कौन सा होगा? वो या तो परिणाम बताएगा या फिर उद्देश्य बताएगा, या तो पर्पस बताएगा या रिजल्ट बताएगा। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल है आई हैड नो मनी। मेरे पास कुछ भी धन नहीं था या धन नहीं था। आई हैड नो मनी, मेरे पास धन नहीं था। हेड या मुख्य क्रिया है, ठीक है। यहाँ हेड सही क्रिया नहीं है, हेड यानी रखता था। ओके, नो मनी। आई कुड नॉट गिव एनीबॉडी। आई कुड नॉट गिव एनीबॉडी, मैं किसी को कुछ नहीं दे सका, है ना। धन होता तो किसी को देता, लेकिन मेरे पास धन नहीं था तो मैं किसी को कुछ दे नहीं सका या किसी को दे नहीं सका। कैन का पास्ट फॉर्म होती है कुड। ये पास्ट सिंपल में है, पास्ट का सेंटेंस है। पास्ट में आपने पढ़ा होगा कि कैन जो मॉडल होता है, कैन मीन्स सकना, और कुड का मतलब होता है सकता था। तो पास्ट फॉर्म ऑफ द कैन, ये मॉडल का यूज हुआ है। अब इसका हमें सिंथेसिस बनाना है, इसका हमें सिंथेसिस बनाना है। तो कैसे बनेगा? सबसे पहले चेक कीजिए इसमें कारण कौन सा बता रहा है और परिणाम या उद्देश्य कौन सा बता रहा है। बस सबसे पहले ये चेक करना है। नंबर 2 चेक करना है। चलिए, सबसे पहले आपको चेक करना है कि सब्जेक्ट सेम है या नहीं है। तो सेंटेंस फर्स्ट का सब्जेक्ट आई है, सेंटेंस सेकंड का सब्जेक्ट भी आई है। सब्जेक्ट मीन्स स्टार्ट में आने वाला शब्द। आप अगर आपको पूरा नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो आप ऐसा मानिए कि वाक्य के शुरू में अक्सर सब्जेक्ट आता है। तो शुरू में जो सब्जेक्ट आता है वो दोनों के सेम होने चाहिए। तो दोनों के सेम है ना। यहाँ चेक करना है, तो पहले अपन थोड़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट्स जो है वो सेम है, सब्जेक्ट्स सेम है, यानी कि एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान है। ओके, अब सेकंड देखना है कि पहला कारण होना चाहिए और दूसरा परिणाम होना चाहिए। तो कौन सा कारण बता रहा है, कौन सा परिणाम बता रहा है, चेक करते हैं। आई हैड नो मनी, मेरे पास धन नहीं था। आई कुड नॉट गिव एनीबॉडी, मैं किसी को नहीं दे सका। तो यहाँ पर देखो कारण क्या था? धन का नहीं होना। फर्स्ट सेंटेंस कारण बता रहा है। क्या कारण बता रहा है? ये देखो मैंने बताया था आपको, या तो गुण या दोष, है ना, या क्षमता अक्षमता, इस टाइप से।
तो ये आप इसको गुण मानो, दोष मानो। तो इसके पास नहीं था, तो ये इसका कारण था कि इसके पास धन नहीं था। अब सेकंड में क्या हुआ, धन नहीं था इसलिए क्या हुआ, वो किसी को दे नहीं सका था, है ना। तो अगर धन होता तो वो दे सकता, तो एक दूसरे में रिलेशन है ना। धन का नहीं होना कारण है और नहीं दे सकना उस कारण का परिणाम है। क्लियर। तो सेंटेंस 2 परिणाम है और सेंटेंस 1 जो है ये कारण है। तो ये कारण वाला है ना, गुण या दोष, इसमें दोष ही है, मनी नहीं है तो फिर दोष हो गया। और ये इसका परिणाम या क्षमता, एक क्षमता बता रहा है। अब परिणाम में क्या हुआ, परिणाम के अंदर इसकी अक्षमता, एक क्षमता को बता रहा है ना। धन नहीं था तो वो नहीं दे सका, दे सकता तो क्षमता हो जाती, नहीं दे सका इसलिए क्षमता हो गई। ओके। और इसमें कारण यहाँ पर दोष है। अब कारण क्या है, दोष है। दोष मीन्स उसका माइनस पॉइंट है कि उसके पास धन नहीं था इसलिए वो किसी को दे नहीं सका। ओके। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सेम है और कारण बताने वाला और परिणाम बताने वाला, है ना। कारण कौन बता रहा है, सेंटेंस फर्स्ट जो है वो कारण है ना, और सेंटेंस सेकंड जो है वो परिणाम है, उस कारण का परिणाम है या फिर क्षमता, एक क्षमता है। ओके। तो क्लियर। तो हमने शुरू में स्टार्टिंग में यही देखा था कि सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, पहला सेंटेंस कारण बताने वाला और दूसरा सेंटेंस परिणाम बताने वाला, ये होना चाहिए। ये है तो फिर हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करके इसके इन दोनों वाक्यों को जोड़ सकते हैं और सिंथेसिस करके एक सिंपल सेंटेंस वाक्य बना सकते हैं। ओके। ये तो ये कारण और परिणाम की बात हुई। अब देखते हैं कि टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किस पर करते हैं। टू इन्फिनेटिव का प्रयोग या इन्फिनेटिव का प्रयोग हम उद्देश्य बताने वाले सेंटेंस पर करते हैं या कारण परिणाम बताने वाले, यानी कि सेंटेंस सेकंड, अपनी भाषा में सेंटेंस सेकंड पर हम इसका प्रयोग करते हैं। तो करिए, चलिए अभी करके इसका हम सिंथेसिस बना देते हैं। तो आई हैड नो मनी, मेरे पास धन नहीं था। आई कुड नॉट गिव एनीबॉडी, मैं किसी को नहीं दे सका। ये तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, बोर्ड में जगह कम है, हम फिर स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ एक कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा। तो इसका सिंथेसिस हो जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस लिख लीजिए, आई हैड नो मनी, मेरे पास धन नहीं था। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये मुख्य क्रिया। अब देखो एक चीज मैं थोड़ा बताना भूल गया, यहाँ पर ये जो हेड है ये मुख्य क्रिया, यानी कि ये टेंस बताने वाली वर्ब है, टेंस्ड वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। और यहाँ पर क्या है, कुड नॉट गिव, तो ये गिव जो है ये टेंस बताने वाली क्रिया है, यानी कि फाइनाइट क्रिया है। अब आई हैड नो मनी, तो ये एक टेंस बताने वाली वर्ब आ गई, क्रिया आ गई। तो लिमिट होती है सिंपल सेंटेंस की कि उसमें टेंस बताने वाली क्रिया सिर्फ एक होनी चाहिए, तो एक हो गई। तो अब हम सेकंड जो क्रिया है, टेंस बताने वाली क्रिया है, फाइनाइट वर्ब है, उसको हमें नॉन फाइनाइट बनाना है, टेंस नहीं बताने वाली क्रिया बनाना है। और वो बनाएंगे हम कौन सी स्टाइल से बनाएंगे, क्योंकि क्रिया को फाइनाइट से नॉन फाइनाइट में बदलने के लिए अलग अलग स्टाइल होती है, अलग अलग तरीके होती है, अलग अलग विधियां होती है। उनमें से हम फोर्थ विधि कर रहे हैं इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। तो यहाँ पर हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करके भी उस फाइनाइट वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब में बदल देंगे। और मैंने बार बार जिक्र किया है कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो टेंस बताती है, और किसी वाक्य में टेंस बताने वाली क्रिया को हम फाइनाइट क्रिया कहते हैं, और टेंस नहीं बताने वाली क्रिया को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब या जो शब्दों का समूह होता है वो एक फ्रेज होता है, उसमें टेंस का जिक्र नहीं होता, वो टेंस से स्वतंत्र होता है ना, उस पर समय का असर नहीं पड़ता। अब आई हैड नो मनी यहाँ तक हो गया, फर्स्ट सेंटेंस हो गया। फिर क्या करना है, कुड नॉट, तो कुड नॉट अब नहीं था या मनी नहीं थी, तो कुड नॉट ऑटोमेटिकली इसमें समा गया। आप सीधा टू इन्फिनेटिव से जोड़ दो, टू गिव,
टू गिव एनी बॉडी है ना, क्योंकि ये दोष था इसलिए ये इसमें एक क्षमता थी। अब दोष था तो ऑटोमेटिकली उसमें एक क्षमता आएगी। अब एक क्षमता को एक बार दोष आ गया तो एक क्षमता को हमने हटा दिया, कुड नॉट को हटा दिया, क्योंकि दोष है तो कुड नॉट ऑटोमेटिकली इसका अर्थ इसमें समझ जाएगा। टू गिव एनीबॉडी, तो गिव जो टेंस वर्ब थी इसको हमने टू गिव का प्रयोग कर दिया, इसको हमने नॉन फाइनाइट बना दिया और बाकी एनीबॉडी को एनीबॉडी रख दिया। तो अब इसका अर्थ क्या हो गया, आई हैड नो मनी टू गिव एनीबॉडी, मेरे पास किसी को देने के लिए धन नहीं था। अर्थ वही हुआ ना भाई, मेरे पास धन नहीं था, मैं किसी को धन दे नहीं सका, यानी कि मेरे पास किसी को धन देने के लिए नहीं था, है ना। टू गिव मीन्स देने के लिए, टू गिव मीन्स देने के लिए, इसका अर्थ ऐसे होगा देने के लिए, टू गिव मीन्स देने के लिए। मेरे पास किसी को धन देने के लिए कुछ भी धन नहीं था या धन नहीं था, मेरे पास किसी को देने के लिए धन नहीं था। ओके, तो ये ऊपर वाले जो दो सेंटेंस है इसमें जो अर्थ है, इसका जो केंद्रीय जो सेंट्रल मीनिंग है वो सेम टू सेम हमने सिंथेसिस करके इस सेंटेंस में उसका मीनिंग ट्रांसफर कर दिया है। केवल शब्द चेंज किए हैं, केवल उसका पैटर्न चेंज किया है, उसका लुक चेंज किया है, लेकिन जो मूल अर्थ है दोनों सेंटेंसेस का वो सेम टू सेम है। कैसे, एक बार फिर चेक कीजिए। आई हैड नो मनी, मेरे पास धन नहीं था, अब धन नहीं था तो मैं किसी को दे नहीं सका, है ना। तो इसको हम इन दोनों सेंटेंस को हम बोलचाल की भाषा में बोलते भी है ना कि मेरे पास धन नहीं था और मैं किसी को दे नहीं सका। अगर ऐसा नहीं बोल के हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी को देने के लिए मेरे पास धन नहीं था, है ना। टू गिव एनीबॉडी, किसी को देने के लिए मेरे पास धन नहीं था, है ना, या मैं धन नहीं रखता था। तो सेम अर्थ है, सिंथेसिस हो गया, वाक्य सिंपल बन गया। अब वाक्य सिंपल बना है या नहीं बना है चेक कीजिए। देखो ये एक टेंस्ड वर्ब है और टू के साथ गिव है, इसका मतलब ये टेंस बताने वाली वर्ब नहीं है, ये इन्फिनिटिव है, ये फ्रेज बन गया है। ओके, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा वाक्य जो है वो सिंपल सेंटेंस बन गया है। ओके, आई हैड नो मनी टू गिव एनीबॉडी। अब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ तक तो फर्स्ट सेंटेंस था। अब ये फ्रेज बना है या टेंस बताने वाला यानी कि फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसको हम हिंदी के अंदर चेक भी कर सकते हैं। कैसे, इससे पहले टेंस बदलते रहिए, इसको लगाते रहिए, क्या ये टेंस से स्वतंत्र है या नहीं है, आपको अर्थ से समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे पास धन नहीं था, मेरे पास किसी को देने के लिए धन नहीं था, है ना। मेरे पास किसी को देने के लिए धन नहीं है, प्रेजेंट टेंस में भी सेपरेट है। मेरे पास किसी को देने के लिए धन नहीं होगा, शायद धन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका हम टेंस चेंज कर रहे हैं, लेकिन इस वर्ड फ्रेज का अर्थ कहीं पर भी इस टेंस के सापेक्ष नहीं चल रहा है, इस टेंस पर निर्भर नहीं है। इसका मतलब ये टू गिव स्वतंत्र है टेंस से, है ना, काल से स्वतंत्र है। तो ऐसे वर्ड्स या वर्ड फ्रेजेज या वर्ड्स के ग्रुप या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा जो ग्रुप वर्ड्स का ग्रुप जो टेंस, जिस पर टेंस का असर नहीं पड़ता, जिस पर समय का असर नहीं पड़ता जिसके अर्थ में, तो उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब के फ्रेज कहते हैं, या वो फिर वर्ब नहीं रहकर फ्रेज बन जाता है। ओके, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है सेकंड सेंटेंस, ही कैन नॉट रन, वह भाग नहीं सकता, वह दौड़ नहीं सकता। तो सेंटेंस चेक कीजिए। पहला जो सेंटेंस है वो कारण बता रहा है, वो गुण या दोष बता रहा है। गुण या दोष क्या है, दोष है कि वो वीक है, कमजोर है, बहुत कमजोर है। ओके, और उस दोष के परिणाम स्वरूप एक क्षमता बता रहा है, सेकंड जो है वो एक क्षमता बता रहा है उसकी,
है ना, यानी कि परिणाम बता रहा है ना। इस दोष के कारण क्या परिणाम हो रहा है, ये तो क्या है, दोष बता रहा है। गुण दोष में अगर पॉजिटिव हो तो गुण हो जाता है और नेगेटिव क्वालिटी हो तो दोष हो जाता है। तो यहाँ पर कमजोर है इसलिए दोष हो गया। अब दोष के कारण फिर क्या होगा, क्षमता विकसित नहीं होगी, उसमें एक क्षमता बताएगा। तो ये एक क्षमता को बताता है। कैन नॉट हमेशा एक क्षमता या एक सक्षमता को बताता है ना, एक सक्षमता या एक क्षमता को बताता है। ओके, तो अब इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ, ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है, वह भाग नहीं सकता, वह दौड़ नहीं सकता, है ना। कमजोर है तो नेचुरल सी बात है, दौड़ नहीं सकता। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट दोनों में सेम है, सब्जेक्ट दोनों में सेम है और सब्जेक्ट सेम है। पहला वाक्य दोष बता रहा है या गुण दोष बता रहा है, सेकंड क्षमता या एक क्षमता बता रहा है, ये भी सही है। इसका मतलब हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं, तो हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। ओके, तो टू इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे करेंगे। अब एक चीज और बताता हूं मैं, वेरी जो है वो हमेशा पॉजिटिव में आता है। वेरी, वेरी यानी बहुत, ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में आता है, अफर्मेटिव सेंस में आता है, सकारात्मक सेंस में आता है। नेगेटिव सेंस के लिए वेरी की जगह हम टू का प्रयोग करते हैं, उसका मतलब भी बहुत होता है। ओके, तो यहाँ पर दोष है, दोष के लिए वेरी की बजाय हम टू का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये एक सक्षमता को बता रहा है। तो इसका सिंथेसिस करेंगे, तो इसमें हम टू और फिर डैश टू का प्रयोग करेंगे। इस टू का मतलब होता है वेरी, है ना, नॉट वेरी। ये सही मायनों में तो टू का अर्थ होता है वेरी ही होता है, लेकिन वेरी किस में होगा, वेरी नॉट वेरी, वेरी नॉट के अर्थ में, नॉट यानी नकारात्मक जो वाक्य है उसके अर्थ में होगा ना। टू यानी बहुत अधिक, लेकिन ये नहीं के अर्थ में होगा, यानी कि नकारात्मक वाक्यों में होगा, नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, वेरी का नेगेटिव फॉर्म है, ऐसा समझिए आप। वेरी, वेरी का नेगेटिव है ये जो टू है ये वेरी का नेगेटिव फॉर्म है, ऐसा समझिए आप। और ये जो टू है, ये जो इन्फिनेटिव बनाते हैं उस वाला टू है, यानी टू प्लस V1 आती है, उस वाला टू है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसका बनाना। सिंथेसिस, ही इज, लिखिए ही इज वेरी वीक। अब दोनों को जोड़ते समय, दोनों का सिंथेसिस बनाते समय, क्योंकि इसमें नोट है, कैन नोट है, यानी ए सक्षमता को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए वेरी की बजाय हम टू का प्रयोग करते हैं। ही इज टू वीक, वेरी की जगह हमने क्या कर लिया, नेगेटिव सेंटेंस है तो टू वीक, वह है बहुत कमजोर है, अर्थ इसका यही है, लेकिन आगे नहीं का अर्थ आएगा, उस कंडीशन में हम टू का प्रयोग करते हैं। तो ही इज टू वीक, यहाँ तक हो गया। फिर ही कॉमन है दोनों, ही इसमें भी सब्जेक्ट ही है, इसमें भी सब्जेक्ट ही है, ही की जगह ही आ गया, इसलिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब कैन नॉट ए सक्षमता को प्रदर्शित कर रहा है, और जो टू का यूज है वो भी ए क्षमता को प्रदर्शित करता है। यूज ऑफ टू का प्रयोग हमेशा ए सक्षमता के लिए होता है। तो यहाँ पर ही इज टू वीक टू रन, ये बन गया। तो इसका अर्थ हो गया वह दौड़ने के लिए बहुत कमजोर है। इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ, वह टू वीक मीन्स दौड़ने के लिए, टू वीक मीन्स दौड़ने के लिए, इन्फिनेटिव बन गया ना, दौड़ने के लिए, टू वीक मीन्स दौड़ने के लिए, फॉर रनिंग, फॉर रनिंग भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ इन टू इन्फिनेटिव का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए टू रन मीन्स दौड़ने के लिए। ही इज टू वीक टू रन, वह दौड़ने के लिए बहुत कमजोर है ना, इसका अर्थ बहुत ही है। वह दौड़ने के लिए बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। ये आ गया, थोड़ा मैंने खींचा लेते हैं, कोई बात नहीं। वह दौड़ने के लिए बहुत कमजोर है।
इसका हिंदी अर्थ कैसे बनाते हैं टू टू वाले वाक्यों का? सबसे पहले कर्ता को बोल देते हैं वह, फिर हम सीधा ही सेकेंड वाला जो टू है उसके बाद वाला हिंदी अर्थ बनाते हैं वह दौड़ने के लिए, टू रन यानी दौड़ने के लिए, फिर बहुत का अर्थ लेते हैं बहुत कमजोर है, फिर हम एडजेक्टिव। अब देखो टू टू के बीच में हमेशा एडजेक्टिव ही आता है ना, टू टू के बीच में हमेशा एडजेक्टिव आता है, और वो भी कौन सा एडजेक्टिव आता है? जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जो एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म होती है ना। ना तो ये कंपैरेटिव फॉर्म आएगा, ना ये सुपरलेटिव फॉर्म आएगा, ये आता है पॉजिटिव फॉर्म में। तो टू और टू के बीच में हमेशा एडजेक्टिव आता है, ये भी ध्यान रखना। और एडजेक्टिव यहाँ वीकर नहीं आएगा, यहाँ वीकेस्ट नहीं आएगा, यहाँ केवल वीक आएगा। टू टू के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। ओके, और तो ही इज टू वीक टू रन, वह दौड़ने के लिए बहुत कमजोर है। इस टाइप से हम इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। टू प्लस V1 का प्रयोग इस टाइप से करके हम दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर जो सेकेंड वाली जो उद्देश्य या परिणाम बताने वाली जो वर्ब थी, है ना, ये सेकंड जो वर्ब है या तो उद्देश्य या परिणाम बताती है, तो इस वर्ब को हमने टेंस से फ्री कर दिया है। अभी तो ये टेंस बताने वाली थी, है ना, कैन नॉट रन, भाग नहीं सकता, तो टेंस बता रही थी, ये टेंस बता रही थी। लेकिन यहाँ पर टू रन, दौड़ने के लिए, तो ये क्रिया से स्वतंत्र हो गया, ये फ्रेज बन गया, ये जो है ये वाक्य का अंश, वाक्यांश बन गया, जो कि टेंस नहीं बता रहा है। इट मीन्स this is the non-finite verb. Here the run is not finite verb. It become a non-finite verb. है ना, ये non-finite बन गई। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम लेते हैं एक और न्यू एग्जांपल, उस एग्जांपल को हम रीड करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें कौन सा सेंटेंस जो है वो कारण बताने वाला है और कौन सा सेंटेंस परिणाम बताने वाला है, किस सेंटेंस के अंदर गुण या दोष है और किस सेंटेंस के अंदर इनएबिलिटी यानी कि एक क्षमता या फिर एबिलिटी यानी कि क्षमता है। ओके, तो चेक करते हैं। ही कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर एग्जाम। हिंदी में ही कुड नॉट प्रिपेयर, वह तैयारी नहीं कर सका था, वह तैयारी नहीं कर सका था। वेल फॉर एग्जाम, फॉर एग्जाम मीन्स परीक्षा के लिए, यानी कि वो परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी नहीं कर सका था। वेल यानी अच्छा, ये है फर्स्ट सेंटेंस, इसका सेंटेंस के नंबरिंग के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से। ही हैड नो सफिशिएंट टाइम, ही हैड नो सफिशिएंट टाइम, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। हैड नॉट, यहाँ पर हैड मुख्य क्रिया है, हेड मुख्य क्रिया, यहाँ पे हेड यानी रखता था, है ना। नो सफिशिएंट, नो यानी नहीं, सफिशिएंट यानी पर्याप्त, और टाइम यानी समय, यानी कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं था, इसलिए वो परीक्षा में अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर सका था। तो इसमें कौन सा कारण बता रहा है, कौन सा परिणाम बता रहा है? देखिए, He had no sufficient time, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। He could not prepare well for exam, इसलिए वो परीक्षा में अच्छी तरीके से परीक्षा की तैयारी नहीं कर सका। तो यहाँ पर कारण क्या है? कारण ये है कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं था, ये कारण है। परिणाम थोड़ी है, परिणाम नहीं है। अमूमन हमने जो एग्जाम्पल्स लिए थे उसमें सेकंड सेंटेंस परिणाम होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेंटेंस के जो सीक्वेंस है, इसका सीक्वेंस के हिसाब से ये कारण बता रहा है, और जो फर्स्ट सेंटेंस है वो परिणाम बता रहा है। परिणाम, कारण क्या है, उसके पास समय का नहीं होना, और परिणाम क्या है, परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी नहीं कर पाना, ये उसका परिणाम है। क्योंकि समय नहीं था तो तैयारी नहीं हो सकी थी। ओके, तो आपको इस टाइप से मिल सकते हैं एग्जाम में, जो आपके कारण बताने वाले हैं उसको हम बाद में भी लिख कर दे सकते हैं, पहले भी लिख के दे सकते हैं, लेकिन आपको सेंटेंस फर्स्ट कौन सा मानना है? आपको सेंटेंस फर्स्ट मानना है जो सेंटेंस आपको कारण दे, जो सेंटेंस आपको कारण बताए, और उस कारण के परिणाम स्वरूप
होने वाली जो क्षमता, एक क्षमता या उद्देश्य है वो सेकंड सेंटेंस में होता है। ठीक है, तो कारण वाला फर्स्ट सेंटेंस, परिणाम या उद्देश्य वाला सेकंड सेंटेंस। आपको ये पक्का याद रखना। ओके, तो यहाँ पर इससे स्टार्ट होगा क्योंकि ये कारण बता रहा है, जो सेकंड सेंटेंस है ये कारण बता रहा है और इसका परिणाम ये है ना। इसके अंदर ये इनएबिलिटी थी, एक क्षमता थी, है ना, यानी कि दोष था, इसके कारण से ये फिर एक क्षमता हो गई, प्रिपेयर नहीं कर सका। चलिए इसका सिंथेसिस करते हैं। कैसे करेंगे? स्टार्ट कारण वाले वाक्य कैसे करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये इन्फिनेटिव का प्रयोग हम परिणाम या उद्देश्य बताने वाले वाक्यों में करते हैं। तो परिणाम या उद्देश्य बताने वाली क्रिया होती है, उसको हम इन्फिनेटिव फॉर्म में बदल देते हैं, टू के साथ V1 लगा देते हैं। इसका मतलब जो कारण वाला फर्स्ट सेंटेंस है वो सेम टू सेम रहता है, उसमें जो क्रिया है यानी कि वर्ब है वो फाइनाइट ही रहती है, यानी कि टेंस बताने वाली ही रहती है, और जो सेकंड सेंटेंस है उद्देश्य या परिणाम बताने वाला, उसकी वर्ब को हम टू के साथ जोड़कर उसको हम टेंस से फ्री कर देते हैं, टेंस बताने वाली क्रिया फिर वो नहीं रहती। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ही हैड नो sufficient टाइम, उसके पास पर्याप्त धन नहीं, समय नहीं था, है ना। ये फर्स्ट सेंटेंस पूरा हो गया, फर्स्ट सेंटेंस पूरा हो गया। सफिशिएंट को सही लिखना था, सफिशिएंट। ही हैड नो सफिशिएंट टाइम, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। ओके, किसके लिए नहीं था? टू प्रिपेयर, टू। अब एक चीज थोड़ा और नोट करो, हमने हालांकि पिछले उदाहरण में देखा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो वी फर्स्ट सेंटेंस की क्रिया है वो ये है, टेंस बताने वाली क्रिया ये है। टेंस तो ये पूरी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब ये पूरी टेंस बताने का काम करती है, लेकिन फिर भी जो मुख्य क्रिया है वो प्रिपेयर है ना, ये टेंस बता रही है। इसके साथ कुड लगा हुआ है, इसलिए ये पास्ट टेंस बता रही है ना, लेकिन ये V1 ही है। ये वास्तव में प्रिपेयर जो है ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, रेगुलर वर्ब है। हाँ, ये होगी। अब सेकंड सेंटेंस के अंदर क्रिया कौन सी है? ये हेड, ये मुख्य क्रिया, हेड यानी रखना, है ना, उसके पास होना या रखना, ये टेंस बताने वाली क्रिया है। ओके, अब मैंने भी बोल दिया कि ये सेकंड सेंटेंस है, लेकिन वास्तव में ये कारण बताने वाला है, इसलिए हम इसको फर्स्ट सेंटेंस मानेंगे, और ये परिणाम बताने वाला वाक्य इसको हम सेकंड वर्ब मानेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाक्य की, अब फर्स्ट इसको मानेंगे हम, फर्स्ट वाक्य की जो क्रिया है उसको हम सेम टू सेम लिख दिया, क्योंकि ये टेंस बताने वाली क्रिया है। टेंस्ड वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, टेंस्ड वर्ब मीन्स फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। तो ये फाइनाइट वर्ब है, इसको रख दिया हमने, फाइनाइट से फाइनाइट में रख दिया, तो फिर इस टेंस बताने वाली क्रिया को हमें नॉन फाइनाइट बनाना है, और कैसे बनाना है? टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। तो ये टू आ गया, उसके बाद में इसको लिख लीजिए, टू प्रिपेयर, टू प्रिपेयर वेल फॉर एग्जाम, वेल फॉर एग्जाम। क्या हो गया? देखिए, he had no sufficient time, है ना, to prepare well for exam। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद में इसका अर्थ लेना है ना, तो ही यानी वह या उसके पास, एक ही बात है, ठीक है ना। तो उसके पास परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं था, है ना, उसके पास परीक्षा की अच्छी तैयारी करने के लिए, टू प्रिपेयर वेल फॉर एग्जाम्स, परीक्षा की अच्छी तैयारी करने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया? टू प्रिपेयर तैयारी करने के लिए, वेल फॉर एग्जाम एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, परीक्षा की तैयारी करने के लिए। तो परीक्षा की तैयारी करने के लिए उसके पास पर्याप्त समय नहीं था, इसका हिंदी अर्थ यह हुआ, है ना, परीक्षा की अच्छी तैयारी, तैयारी भी कैसी? अच्छी तैयारी करने के लिए, परीक्षा की
अच्छी तैयारी करने के लिए या करने हेतु, करने के लिए, है ना, टू प्रिपेयर वेल फॉर एग्जाम, इसका अर्थ आ रहा है। फिर यहाँ से स्टार्ट कर दो, बीच में आएगा तो वह है उसके में परिवर्तित हो जाएगा, है ना, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था, हेड मीन्स था। परीक्षा की अच्छी तैयारी करने के लिए उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। ही हैड नो सफिशिएंट टाइम, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था टू प्रिपेयर वेल फॉर एग्जाम, परीक्षा की अच्छी तैयारी करने के लिए। तो इस तरह से हमने दो सेंटेंसेस को मिलाकर एक बड़ा वाला सिंपल सेंटेंस बना दिया, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टेंस्ड वर्ब है, एक फाइनाइट वर्ब है, दो फाइनाइट वर्ब थी। इन दो फाइनाइट वर्ब्स को हमने चेंज करके एक को फाइनाइट रखा है, दूसरी को हमने नॉन फाइनाइट कर दिया है। नॉन फाइनाइट कैसे किया? बाय यूजिंग टू इंफिनिटिव, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं। देखिए, अब हम नज़र डालते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखने से पहले मैं आपको स्पष्टली बताना चाहता हूँ कि ये उद्देश्य बताने वाला वाक्य है। जो सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं दो, उसमें इतने जो तीन एग्जाम्पल हमने किए हैं उनमें तो परिणाम बताने वाले थे, जो सेकंड सेंटेंसेस थे वो परिणाम बताने वाले थे। लेकिन अब जो उदाहरण हम कर रहे हैं उसमें जो सेकंड सेंटेंस होगा, सेकंड सेंटेंस मीन्स जो उद्देश्य या परिणाम बताने वाले जो सेंटेंसेस थे ना, उसमें पहले तो परिणाम बताने वाले जो फर्स्ट वाले तीन एग्जाम्पल्स थे उनमें तो परिणाम बताने वाले सेंटेंसेस थे, लेकिन अब उद्देश्य बताने वाले सेंटेंसेस करेंगे हम। तो इसमें देखिए, उद्देश्य बताने वाले जो वाक्य होते हैं उनके अंदर कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं, वो आप नोट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये परिणाम बताने वाला है या उद्देश्य बताने वाला सेंटेंस है। तो उद्देश्य बताने वाले वाक्यों के अंदर आपको मिलेंगे कुछ वर्ड्स, जैसे वांट, या तो मिलेगा वांट या फिर मिलेगा वांट टू, वांट या वांट टू दोनों भी मिल सकते हैं, है ना, अलग अलग। फिर या फिर अगर पास्ट में हो तो वांटेड टू, पास्ट सेंटेंस में वांट का वांटेड हो जाता है, तो वांटेड टू भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा हैज़ टू मीन्स करना है ना, ही हैज़ टू गो, उसे जाना है, तो ये भी एक उद्देश्य है। हैज़ टू की पास्ट फॉर्म होती है हेड टू भी इसमें मिल सकता है, हेड टू, हैज़ टू, हैव टू और हेड टू, ऐसे वाक्य भी मिल सकते हैं। यानी कि ऐसे वर्ड्स जिन वाक्यों में होते हैं अक्सर वो उद्देश्य बताने वाले वाक्य होते हैं। तो आपको जो सेकंड सेंटेंस है उसमें या तो वांट टू या वांट या वांटेड टू या हैज टू या हैव टू या हैड टू ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, तो आप समझ जाना कि ये उद्देश्य बताने वाले वाक्य हैं। ओके, अब हम करते हैं शुरुआत एग्जाम्पल नंबर 4 की। पूजा वेंट टू आगरा, है ना, वेंट सेकंड फॉर्म आ गई ना, वेंट यानी गई, या पूजा है तो गई, अगर यहाँ मौन होता तो जाता, तो ये स्त्रीलिंग है इसलिए गई। और ये क्या है? ये फाइनाइट वर्ब है, टेंस बताने वाली वर्ब है। ओके, सी वांटेड टू सी द ताजमहल, वह ताजमहल देखना चाहती थी। तो देखो आ गया ना, वांटेड टू पास्ट में है इसलिए वांटेड टू आ गया। अगर ये प्रेजेंट टेंस होता तो यहाँ भी वांट टू होता, है ना, वांट टू, ये फर्क है। तो पूजा वेंट टू आगरा, पूजा आगरा गई, क्या उद्देश्य था उसका, क्यों गई? सी वांटेड टू सी द ताजमहल, वह ताजमहल देखने के लिए गई, यानी कि वह ताजमहल देखना चाहती थी, इसका मतलब उसका उद्देश्य था। ओके, तो ये उद्देश्य बताने वाला है। तो सेकंड सेंटेंस है ये आपको उद्देश्य बता रहा है, और जो फर्स्ट सेंटेंस है वो तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया में जो कारण कह सकते हो आप, या उद्देश्य से संबंधित वो वाक्य फर्स्ट सेंटेंस। तो अब इसका सिंथेसिस कैसे बनेगा,
इसका सिंथेसिस बनेगा, इसको सिंथेसिस करके एक सेंटेंस बनाते हैं। पूजा वेंट टू आगरा, है ना। मेन ये जो वर्ब है इसको तो हमें फाइनाइट ही रखनी है, वेंट। और नॉन फाइनाइट कौन सी वर्ब को करनी है, किस क्रिया को हमें नॉन फाइनाइट करना है, किस सेंटेंस की क्रिया को हमें नॉन फाइनाइट करना है। हमने क्लास के स्टार्ट में समझा था कि जो सेंटेंस आपको या तो कारण बताए, सॉरी परिणाम बताए या फिर उद्देश्य बताए, है ना। परिणाम या उद्देश्य, रिजल्ट और पर्पज वाले सेंटेंस पर अटैक करना है। मैंने शुरू में ही बता दिया था क्लास के शुरू में, तो हमें अटैक यहाँ पर करना है, ठीक है। पूजा वेंट टू आगरा, पूजा आगरा गई, क्यों, है ना। उद्देश्य अगर बता रहा है तो इस पर क्वेश्चन करेंगे तो क्यों का क्वेश्चन होगा, क्यों गई, क्या उद्देश्य था उसका, टू सी द ताजमहल, वह ताजमहल देखने के लिए गई, है ना। तो ये इसका उद्देश्य आ गया। अब देखो जो उद्देश्य बताने वाले वर्ड्स है, चाहे वो वांट है, चाहे वांट टू है, चाहे वांटेड टू है, चाहे हैज टू है, चाहे हैड टू है ना, इस टाइप से है। तो जो वांट और वांट टू है वो गायब हो जाएंगे, उसका अर्थ इस वाक्य के अंदर समाहित हो जाएगा। इसका हिंदी वर्ड क्या होगा, पूजा वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपको हिंदी स्टार्ट करना है ना, और सब्जेक्ट को आप शुरू में बोल सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, पूजा टू सी द ताजमहल मीन्स ताजमहल देखने के लिए, ताजमहल देखने के लिए, देखने के लिए, ये पूरा वर्ड फ्रेज है, इसका मतलब है ताजमहल देखने के लिए। तो क्या हो जाएगा, पूजा, फिर यहाँ से जोड़ दीजिए बीच वाले को, सब्जेक्ट ले लीजिए, पूजा ताजमहल देखने के लिए आगरा गई। पूजा क्यों आगरा गई, हिंदी में ऐसे बनेगा कि पूजा ताजमहल देखने के लिए आगरा गई, पूजा ताजमहल देखने के लिए, देखने के लिए आगरा गई, आगरा गई। ओके, तो ये बन गया सिंथेसिस। इसमें ये टेंस्ड वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, ये क्या है, टेंस्ड वर्ब है। और जो ये टेंस्ड वर्ब थी वांटेड टू सी, है ना, वांटेड ये थी एक्चुअल में, ये वी टू थी, और ये टेंस बताने वाली, ये तो देखो ये तो इन्फिनिटिव ही है, टू सी, है ना, यहाँ पर भी आया है टू सी, लेकिन इससे पहले क्या था, वांटेड था, ये टेंस बता रही थी। तो इसको तो हमने विलुप्त कर दिया, इसको तो हमने साइलेंट कर दिया, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। पूजा वेंट टू आगरा, है ना, सी को गायब क्यों किया, क्योंकि ये प्रोनाउन है, और ये किसके लिए आया है, ये पूजा के लिए है। देखो मैंने शुरू में आपको बताया था कि सब्जेक्ट भी सेम होने चाहिए, तब हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। आपको चेक क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि सब्जेक्ट सेम है। अगर सब्जेक्ट सेम है तभी हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड चेक करना है कि उनमें कारण परिणाम या कारण उद्देश्य, है ना, या परिणाम या उद्देश्य टाइप के रिलेशन हो उसमें, और फिर उनमें दो टेंस्ड वर्ब तो होनी है ना। तो ये चेक करना है। उसके बाद में हमें तय करना है कि टू इन्फिनेटिव्स का प्रयोग करके हम इसका बना सकते हैं या नहीं। अगर बना सकते हैं तो फिर हमें फॉलो करना है कि फर्स्ट वाला सेंटेंस लिखिए, फर्स्ट वाला सेंटेंस मीन्स कारण वाला सेंटेंस लिखिए, और उसके साथ टू लगा दीजिए, और सेकंड वर्ब को आगे तक, वर्ब के आगे का पार्ट लगा दीजिए। तो ये जो सेकंड वाली जो वर्ब थी टू सी, हालांकि इसमें तो ये इन्फिनेटिव ही है, लेकिन इन्फिनेटिव नहीं होता तो ये इन्फिनेटिव हो जाता, और ये नॉन फाइनाइट बन गई है। ये क्या बन गई है, नॉन फाइनाइट वर्ब बन गई है। नॉन फाइनाइट वर्ब मीन्स टेंस नहीं बताने वाली, टेंस से स्वतंत्र, समय से स्वतंत्र, काल से स्वतंत्र क्रिया बन गई है, यानी कि ये क्रिया है ही नहीं, एक्चुअल में वर्ड फ्रेज बन गया है, वाक्य का कोई अंश बन गया है, ये क्रिया नहीं रही, टू सी द ताजमहल। अब देखो इसको अपन चेक कर सकते हैं, टेंस से स्वतंत्र हुई है या नहीं हुई है ये क्रिया, है ना। अगर स्वतंत्र हुई है तो फिर इधर वाला टेंस कुछ भी हो, इस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्वतंत्र होने का मतलब है कि इस वर्ड फ्रेज पर
टू सी द ताजमहल पर किसी भी टेंस का असर नहीं होना चाहिए, तभी तो वो स्वतंत्र है, तभी तो वो नॉन फाइनाइट है। तो इसका टेंस चेंज करके देख लो, अगर इसका अर्थ परिवर्तित होता है या कुछ डिस्टर्ब होता है तब तो ये नॉन फाइनाइट नहीं है। और अगर ये फिक्स है, चाहे कोई सा भी टेंस हो, इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है या अर्थ एकदम सटीक बैठ रहा है, तो फिर ये नॉन फाइनाइट है। पूजा वेंट टू आगरा, पूजा आगरा गई टू सी द ताजमहल, ताजमहल देखने के लिए, पूजा ताजमहल देखने के लिए आगरा गई। ओके, पास्ट में। प्रेजेंट में देखते हैं, पूजा ताजमहल देखने के लिए आगरा जाती है, या पूजा ताजमहल देखने के लिए आगरा जाएगी। तीनों ही टेंस सेट कर रहे हैं। ताजमहल देखने के लिए, इस शब्द पर कोई टेंस का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इट मीन्स टू सी नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई है। ओके, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको हम देखते हैं। मोनिका रैन फास्ट, मोनिका तेज दौड़ी। सी वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज, सी वांटेड टू वह चाहती थी, गेट फर्स्ट प्राइज प्रथम इनाम प्राप्त करना। मोनिका तेज दौड़ी, वह फर्स्ट प्राइज यानी कि फर्स्ट प्राइज को प्राप्त करना चाहती थी। तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य फर्स्ट प्राइज प्राप्त करना, और उसने क्या किया? वह तेज दौड़ी, है ना। तो ये उद्देश्य बताने वाला वाक्य हो गया और ये कारण बताने वाला हो गया। ये उद्देश्य था इसलिए ये कारण है, ठीक है। इस उद्देश्य के कारण ऐसा हुआ। ओके, तो ये जो है सेंटेंस, ये तो बता रहा है उद्देश्य, सेकंड वाला बता रहा है उद्देश्य और फर्स्ट वाला बता रहा है कारण। क्लियर है? ओके, अब इसका सिंथेसिस बनाते हैं। तो यहाँ पर वांटेड टू आया हुआ देखो, तो ये जो वांटेड शब्द है, जो क्रिया वांटेड है, ये V2 है और ये टेंस बताने वाली वर्ब है। इधर कौन सी टेंस बताने वाली? रन रेन रन, ये टेंस बताने वाली क्रिया, ये भी V2 है और ये फाइनाइट वर्ब है यानी कि टेंस बता रही है। रेन, रेन यानी भागी। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट, किस पर करना है अपने को? टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किस पर करना है? इस सेकंड सेंटेंस पर, उद्देश्य बताने वाले सेंटेंस पर हमें टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। वांट टू और वांटेड टू में टू आ जाता है, इसलिए ये जो टू के बाद वाला है ये इन्फिनेटिव ही है ना, ऑलरेडी इन्फिनेटिव ही है। इसको हमें सेम टू सेम जोड़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। वाक्य बन जाएगा मोनिका रैन फास्ट, रैन फास्ट टू गेट फर्स्ट प्राइज, टू गेट फर्स्ट प्राइज। अब इसका हिंदी अर्थ टू गेट से स्टार्ट करेंगे। मोनिका यानी कि सब्जेक्ट को लगाकर, मोनिका फर्स्ट प्राइज, है ना। फर्स्ट प्राइज को क्या कहोगे? प्रथम इनाम, पहला इनाम या प्रथम इनाम, प्रथम इनाम पाने के लिए, पाने के लिए, है ना। टू गेट फर्स्ट प्राइज, प्रथम इनाम पाने के लिए क्या किया उसने? तेज दौड़ी, तेज दौड़ी, ये बन गया आपका सिंथेसिस। ओके, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद में हम इसको पूर्ण करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ही हैज 3 सन्स, उसके 3 पुत्र हैं। ही हैज टू एजुकेट देम, उसे उनको शिक्षित करना है। हैज टू का प्रयोग हुआ है, हैज टू मॉडल है। हैज टू यानी हैज टू प्लस वर्ब का मतलब होता है करना है ना, करना है। हैज टू डू करना है, हैज टू एजुकेट पढ़ाना है, हैज टू गो जाना है, इस टाइप से अर्थ बनता है।
तो उसके 3 पुत्र हैं, उसे उनको देम यानी पुत्रों को शिक्षित करना है, पढ़ाना है, ये इसका अर्थ है। चलिए अब इसको हम चेंज करते हैं, सिंथेसिस बनाते हैं इसका। तो इसमें क्या है, ये उद्देश्य है, मैंने आपको बताया हैज टू, हैव टू, हैड टू, तो ये उद्देश्य बताने वाला है। ऊपर वाला जो वाक्य सेकंड जो सेंटेंस है ये क्या बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है, और उस उद्देश्य के फलस्वरूप ये उसका कारण बता रहा है ना। ये उद्देश्य बताने वाला है, ये कारण बताने वाला है। इस उद्देश्य के कारण ये ऐसा है, या इसके कारण ये उद्देश्य है इसका। तो सेकंड उद्देश्य बता रहा है, फर्स्ट कारण बता रहा है। ओके, तो अब इसका सिंथेसिस बनाएंगे तो वाक्य कैसे बनेगा, सिंपल, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हमें इन्फिनिटिव यहाँ से बनाना है, यानी कि सेकंड सेंटेंस को उद्देश्य वाले को इन्फिनिटिव में कन्वर्ट करना है। उद्देश्य बताने वाली वर्ब को, यहाँ पर उद्देश्य बताने वाली वर्ब है एजुकेट, है ना। ये एजुकेट V1 है, ये V1 और ये टेंस बता रही है ना। तो इसको हमें फाइनाइट वर्ब है ये, इसको नॉन फाइनाइट में कन्वर्ट करना है। और ये हैज, हैज मुख्य क्रिया है, ये टेंस बताने वाली क्रिया है, इसको हमें सेम टू सेम रखना है। तो ही हैज टू, सिंगुलर के साथ हैज टू आता है, प्लूरल के साथ हैव टू आता है। हैज टू सिंगुलर के साथ आता है और हैव टू प्लूरल्स के लिए साथ आता है। ही हैज टू, सॉरी, ही हैज 3 sons, 3 sons, उसके 3 पुत्र हैं। टू बी एजुकेटेड, टू बी एजुकेटेड, पढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए। यहाँ एक चीज का ध्यान देना, अगर हैज टू, हैव टू और हैड टू आ जाए उसके बाद में V1 आ जाए, क्योंकि 2 आ गया तो V1 ही आना है, तो फिर क्या करना है, सेकंड सेंटेंस का सिंथेसिस बनाते समय पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये क्या बन गया है, ये पैसिव वॉइस बन गया है, ये पैसिव वॉइस बन गया है। ही हैज टू बी एजुकेटेड, है ना। अब देम हट गया, देम हट गया, देम किसके लिए आया था, 3 sons के लिए आया, ठीक है, 3 sons के लिए देम आया था, तो यहाँ पर देम की जरूरत नहीं है। ही, ये तो सेम टू सेम सब्जेक्ट है, ये तो सिचुएशन है, ये तो जरूरी है कि दोनों के सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, तो ये ही की जगह दोबारा ही नहीं आएगा। अब देम हटा क्योंकि 3 sons के लिए, और ये 3 sons यहाँ आ गया। ही हैज 3 sons टू बी एजुकेटेड, टू बी एजुकेटेड, पढ़ाने के लिए, किसको, 3 sons को शिक्षित करने के लिए। उसके 3 पुत्र थे, यानी कि उनको 3 पुत्रों को शिक्षित करने के लिए उसके 3 पुत्र थे। ही हैज 3 sons टू बी एजुकेटेड, उसके शिक्षित करने के लिए 3 पुत्र थे, है ना। तो उद्देश्य क्या था उनका, शिक्षित करना तीनों पुत्रों को। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आज की क्लास जो थी, ये थी बाय यूजिंग इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हुए किन्हीं 2 सिंपल सेंटेंस से एक सेंटेंस कैसे बनाते हैं और एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं एक्चुअल में, तो आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, बार बार बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, आपको बार बार सुनकर याद हो जाए कि 2 सिंपल सेंटेंस मिलकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो जो बनने वाला बड़ा वाला वाक्य होता है उसमें टेंस बताने वाले वर्ब एक होनी चाहिए, क्योंकि 2 शुरू में जो वाक्य 2 होते हैं उनमें 2 वर्ब होगी, टेंस बताने वाली 2 वर्ब होगी। लेकिन जब वाक्य को मिक्स करेंगे, उसका सिंथेसिस करेंगे, तो एक वर्ब को हमें टेंस बताने वाली वर्ब से टेंस बताने वाली वर्ब नहीं बताने वाली वर्ब में कन्वर्ट करना है, यानी कि उसका टेंस बताने से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, उस वर्ब को हमें टेंस से स्वतंत्र करना है, तभी वो वाक्य सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। सिंपल सेंटेंस का मतलब ये होता है कि उसमें क्रिया एक होनी चाहिए टेंस बताने वाली, अगर एक से ज़्यादा टेंस बताने वाली क्रिया है तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं कहलाता। बस मेन बेसिक इसका यही है। तो आज हमने टू इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव का प्रयोग करके वर्ब को
फाइनाइट से नॉन फाइनाइट बनाना सीखा है और फिर सिंथेसिस द्वारा सिंपल वाक्य बनाना सीखा है। तो आप अपनी परीक्षा की लगातार तैयारी करते रहें, इन क्लासेस को लगातार अटेंड करते रहें। मैं आपके लिए भरसक कोशिश कर रहा हूँ कि इजी से इजी तरीका बताऊँ ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो, सिंथेसिस का कंसेप्ट क्लियर हो, सेंटेंसेस का कंसेप्ट क्लियर हो, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है ना, फाइनाइट वर्ब से नॉन फाइनाइट वर्ब कैसे चेंज करते हैं, ये सारा चैप्टर इसी को हम सिंथेसिस कहते हैं। तो आप लगातार अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए, डटे रहिए, मेहनत करने वालों को सफलता मिल के रहती है। तो इन्हीं आशाओं के साथ आज की क्लास को हम यहीं पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। गुड नाइट, थैंक यू।